फर्स्ट क्लास जो है BSEB आज जो है दिनांक है 9/5/2020। सबसे पहले हमारा जो है 10th क्लास के सभी बिहार बोर्ड के छात्रों को सुप्रभात। तत्पश्चात आज हमारा जो है टॉपिक होगा शब्द, वर्ड होगा। इसी विषय में जो है हम आप सभी बच्चों को बताएंगे शब्द जो है, और शब्द जो है उसका क्या अर्थ है और जो है शब्द का प्रभाव क्या है। आइए हम बताते हैं आपको शब्द का जो अर्थ है, यानी शब्द का मूल अर्थ क्या है। शब्द का मूल अर्थ है ध्वनि, यानी शब्द का मूल अर्थ ध्वनि है। ध्वनि जो है ये मुख से निकली हुई जो आवाज है इसे ही हम ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि जो है वो हमारे साहित्य की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी विधा है। चूंकि सुनाई पड़ने वाली, यानी शब्द का मूल अर्थ क्या मैंने बताया, ध्वनि है। ध्वनि का अर्थ मैंने बताया आवाज। ध्वनि किसको कहते हैं, आवाज। आवाज जब तक हम अपने अंतर मन से बाहर अपने विचारों को प्रकट नहीं करेंगे तो ये आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को जो है इतना ध्यान देना है कि मैंने कहा शब्द का मूल अर्थ ध्वनि है। इसका अर्थ यह है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लोग शब्द का कई परिभाषा निर्माण करते हैं। तो अगर हम ऐसा कहें कि ध्वनियों के मेल को, ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द का ध्वनियों का जो मेल है वही शब्द है। उसे हम जो है ध्वनियों के मेल को या ध्वनियों के समूह को, ध्वनियों के मेल को या ध्वनियों के समूह को हम शब्द कहते हैं। और शब्द जो है अकेले जो है कभी दूसरे शब्दों के साथ, कभी अकेले कभी दूसरे शब्दों के साथ मिल करके वो एक नए शब्द का जो है निर्माण करता है। यानी कभी अकेले और कभी अन्य शब्द से मिल करके। इसका अर्थ आप समझें, जब शब्द का हम भेद जानने लगते हैं तो उसमें जो है आपको व्युत्पत्ति की दृष्टि से रूढ़, यौगिक और योग, रूढ़, यौगिक और योग। यौगिक में आप लोग देखे होंगे कि जैसे पाठशाला है, विद्यालय है, तो ये क्या है, एक अलग शब्द का निर्माण कर देता है। यानी एक शब्द दूसरे शब्द से मिल करके और तब जो है एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। तो कभी अकेले का मतलब जैसे हम वर्णों से कल कर देते हैं, नल कर देते हैं, जल कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ऐसा हम कर देते हैं। तो यह जो है कभी शब्द अकेले कभी दूसरे शब्दों के साथ मिल करके उसका जो है निर्माण करता है। यानी और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी जो है शब्द अपने जो है अर्थ को प्रकट करने के लिए विकार उत्पन्न करता है। तो अगर शब्द जो है कई तरह के होते हैं, जैसे एकल शब्द और यौगिक शब्द, रूढ़ के शब्द कई तरह के होते हैं। इन शब्दों को अलग अलग से हम समझ सकते हैं। जैसे नल है, कल मैंने कहा, विद्यालय कहा, दशानन कहा, ये सभी अलग अलग को जो है प्रदान करते हैं। इसलिए जो है उन्हें अगर अब ध्यान यहाँ देना है बच्चों कि हम शब्द का निर्माण करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द मूल रूप में रहते हैं। मूल रूप में जब मूल रूप में रहते हैं तो उन्हें हम संस्कृत में
मूल रूप के शब्दों को प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक क्या कहते हैं? प्रातिपदिक कहते हैं। चूंकि ये प्रातिपदिक जो है ये मूल रूप में रहते हैं, इनके शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन जो है नहीं होता। जैसे इसके अंतर्गत नाम आ जाते हैं, हम पढ़ाए हैं आप लोगों को प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रा प्रथमा, उसमें एक प्रातिपदिक शब्द आता है, यानी नाम। प्रातिपदिक का अर्थ होता है नाम। नाम में जो है किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हम उसके मूल रूप में नहीं कर सकते। इस तरह से अब बात यह है कि हम और भी कुछ जाने कि इसमें जो है परिवर्तन कैसे होता है, शब्दों में कैसे परिवर्तन होता है। शब्दों में परिवर्तन जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के आधार पर परिवर्तन होता है। यानी शब्दों में परिवर्तन जो है, शब्दों में परिवर्तन शब्दों में परिवर्तन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के कारण परिवर्तन होता है। तो ध्यान देंगे हम कि शब्दों में परिवर्तन तो होता है, लेकिन एक चीज और याद रखें हम कि इसमें परिवर्तन के साथ साथ यदि किसी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के कारण यदि उसको जो है हम आगे पीछे लगाकर, कभी संज्ञा को कभी सर्वनाम को आगे पीछे लगाकर यदि हम एक शब्द का जो है अगर निर्माण करते हैं या शब्द को हम विधाओं में पिरोने का काम करते हैं, तो वह शब्द नहीं रह जाता। अब वह शब्द यदि संज्ञा में, यदि सर्वनाम में, यदि विशेषण में, क्रिया आदि में पिरो दिए जाते हैं। पिरो देना मतलब श्रृंखलाबद्ध कर देना, उसे एक वाक्य के रूप में परिणत कर देना, अथवा उसमें उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर एक नए शब्द का जब निर्माण करते हैं तो वह शब्द अब शब्द नहीं रह जाता। ध्यान रहे, अब वह पद बन जाता है। वो शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। पद बन जाता है। पद बन जाता है। अब पद बन जाता है। अब पद क्या है भाई? यानी स्वतंत्र शब्द तो शब्द है, अभी मैंने बताया। उसकी मूल जो है, मूल अर्थ उसका जो है ध्वनि है, ये भी मैंने बताया। लेकिन अब कह रहे हैं कि पद कब हो जाता है? जब कोई भी स्वतंत्र शब्द यदि वाक्यगत प्रयोग में आ जाता है। वाक्यगत आप समझ रहे हैं, वाक्यगत प्रयोग में यदि आता है शब्द, यदि वाक्यगत प्रयुक्त हो तो वह पद कहलाता है। यानी शब्द यदि वाक्यगत प्रयुक्त हो, वाक्यगत का मतलब होता है वाक्य में प्रयुक्त हो, अथवा ये मानकर चलें जैसा मैंने कहा यदि वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इत्यादि के कारण, विशेषण के कारण यदि उसमें परिवर्तन हो, उसके स्वरूप में परिवर्तन हो, तो फिर उसे हम शब्द न कहकर उसे हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। तो शब्द और पद, चूंकि संस्कृत जो, जैसा कि हमारे बिहार बोर्ड के छात्र जानते हैं कि संस्कृत भाषा में शब्द होते ही नहीं है। संस्कृत भाषा में शब्द होते ही नहीं है। संस्कृत भाषा में केवल पद होते हैं, केवल पद और केवल पद होते हैं। इसमें शब्द, चूंकि संस्कृत शब्द का निर्माण जो है वो सुप और तीन विभक्तियों से होता है। सुप और तीन विभक्तियों से उसका जो है निर्माण होता है, इसलिए कहा भी गया है सुप तिगंतम पदम। संस्कृत में आप लिख सकते हैं सुप तिगंतम पदम, यानी जो है सुबंत और तिगंत को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है।
आप नोट करें, इसके बाद जो है फिर आगे हम बता रहे हैं। हाँ बोलो बाबू, क्या प्रश्न है, बोलिए। वह क्या है? ध्वनि है। और शब्द जो है कभी अकेले कभी दूसरे शब्द के साथ मिलकर एक नए शब्द का सृजन करते हैं। अब अभी अभी मैंने जो बताया आप लोगों को कि शब्द और पद दो विधाएं हैं। हिंदी में तो हम स्वतंत्र शब्दों को शब्द कर सकते हैं, परंतु बिहार बोर्ड के छात्र इतना दिमाग में रखें कि संस्कृत भाषा में किसी भी प्रकार से शब्द की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जो है उसमें शुभ और तिंग विभक्ति लगते हैं। और शुभ और तिंग जब विभक्ति लगते हैं, जैसा अभी मैंने बताया बेटा, स्पीकर थोड़ा बढ़ा दो। शुभ और तिंग, अब सुनाई दे रहा है? एक नए शब्द का जो सृजन होता है उसमें जो है उस सृजन में, उस निर्माण में आवाज नहीं सुनाई दे रहा है भाई, तुम बढ़िया करो स्पीकर। तो अभी अभी मैंने बताया जैसा बेटा कि शब्द का मूल अर्थ जो है वह ध्वनि है, और मैं शब्द की चर्चा कर रहा हूं कि शब्द, जैसा कि तुम लोग जानते हो, आप सभी जानते हैं कि शब्द जो है वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। और वर्ण क्या है? तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका कि खंड या टुकड़ा नहीं होता। और मैंने अभी बताया कि वर्ण, मान लीजिए कि वर्ण हम किसको कहेंगे, अक्षर किसको कहेंगे? जब तक हम यानी सुनाई देने वाले लघुत्तम इकाई को हम शब्द कहते हैं। सुनाई देने वाली ध्वनि का जो लघुत्तम इकाई है वही शब्द है। क्योंकि हम कोई भी चीज को जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम उसको समझने का प्रयास नहीं करता। तो शब्द जो है, और मैं बताया अभी पद की व्याख्या कर रहा था कि शब्द जो है वो हिंदी में होते हैं, और जब वो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र का मतलब होता है जो वाक्यगत प्रयुक्त नहीं होते हैं। यदि वो वाक्यगत प्रयुक्त हो जाते हैं तो वह शब्द नहीं रह जाते, क्योंकि उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का सम्मिलन हो जाता है। और जो ही उनमें इन चीजों का सम्मिलन होता है, जैसा मैंने बोर्ड को पढ़े अभी पूर्व में मिटाया है, लिखा था, उसमें यदि उसका सम्मिलन होता है तो वह शब्द न रहकर अब वह पद हो जाता है। अब समझिए कि शब्द के कितने परिभाषा और कितने अर्थ हम खुद गढ़ सकते हैं, आप गढ़ सकते हैं। केवल ध्यान देना है, केवल समझ जाना है। आत्मिक दृष्टि से यदि हम समझ जाएं तो बिल्कुल समझ में आ जाता है। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ध्वन्यात्मक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे अभी मैंने कहा ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं, ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, लेकिन वह मेल जो है वह सार्थक होना चाहिए। क्योंकि यही कारण है कि अर्थ के आधार पर शब्द को दो वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है। शब्द तो आप बना सकते हैं, लेकिन वो बिना अर्थ का होगा। तो बिना अर्थ के शब्द का वही हालत है कि शरीर तो है, लेकिन यदि इसमें प्राण वायु न रहे तो उस शरीर की क्या हालत होती है आप सभी जानते हैं। ठीक उसी तरह से निरर्थक शब्द जो है उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे हम एक शब्द ले सकते हैं, मान लीजिए घोड़ा लेते हैं, घोड़ा। अब इसका अर्थ तो हमें समझ में आ रहा है घोड़ा का, लेकिन अगर हम राघो कर दें, इसको जो है हम यदि राघो कर, इसका कहां अर्थ आ रहा है? तो शब्द तो बन गया, शब्द तो दोनों बन गए हैं, दिखाई दे रहा है, शब्द तो दोनों बन गए हैं, लेकिन इसका अर्थ आ रहा है, इसका अर्थ नहीं आ रहा है। यानी यही कारण है कि यह सजीव रूप में विद्यमान है और यह जो है निर्जीव रूप में विद्यमान है, यह निर्जीव रूप में। तो दोनों में यही अंतर है। शब्द की जो शक्ति है वो सजीव है, निर्जीव नहीं है।
शरीर की जो शक्ति है वो सजीव है, निर्जीव नहीं है। तो इस तरह से मैं ये बता रहा था कि हमारे विद्वानों के अनुसार, विद्वानों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जो शून्य परे सो शब्द है, समुझी परे सो अर्थ। यानी जो शून्य पर है सो शब्द है, शब्द जो सुनाई देता है, हमारे कानों में जो सुनाई देता है वो शब्द किस रूप में सुनाई देता है? वह शब्द ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। क्योंकि ध्वनि जो है, अभी भी मैंने बताया कि शब्द जो है वो जो शून्य पर है सो शब्द है, यानी जो सुनाई देता है वही शब्द है, और जो समझ में आने लगे उसे ही हम अर्थ करते हैं। जो समझ में आता है, समुझी पर है सो अर्थ, यानी जो शून्य पर है सो शब्द है, जो सुनाई दे वो तो शब्द है, जो समझ में आए वो अर्थ है। अब अगर शब्द को यदि हम ध्वन्यात्मक रूप में नहीं लेंगे तो फिर वहां भी एक कमी हो जाएगी, क्योंकि बिना सुने, अब देखिए कितनी असुविधा हो रही है, थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग कह रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही है। इसलिए ध्वनि जो है प्रधान है, यानी भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई जो है, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि। अब हम समझ गए कि ध्वनि जो है वो अब देखिए इस आधार पर अब हम समझ जाते हैं हमारी अंतरात्मा से जो बात, चूंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है ध्वनि, जो है शब्द को इस आधार पर जो है दो प्रकार जो है माने गए हैं, यानी शब्द के दो प्रकार। अब शब्द भेद में हम आएंगे, शब्द भेद। अब शब्द के दो प्रकार माने गए हैं, या मूल अर्थ में मैं कह रहा हूं कि शब्द के जो है दो रूप माने गए हैं। पहला जो है ध्वन्यात्मक और दूसरा है वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक दो जो है शब्द के जो है भेद माने गए हैं। यानी ध्वन्यात्मक क्या है? या ध्वनि प्रधान है। ध्वन्यात्मक क्या है? ध्वनि प्रधान। और वर्णात्मक क्या है? वर्ण प्रधान। ध्वन्यात्मक जो है ध्वनि प्रधान है और वर्णात्मक जो है वर्ण प्रधान है। और ध्वनि अभी मैंने जैसे बताया कि लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। जब तक हम मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे आप कैसे समझेंगे? हम कैसे समझेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं? और दूसरा है जब वही ध्वनि जब मुंह से उच्चरित होती है तो उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाती है। उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाती है। यानी ध्वनि प्रधान में जैसे देखिए एक उदाहरण है, तुम्हारे। अब देखिए ये ध्वनि प्रधान है। अगर ध्वनि प्रधान नहीं होता तो तुम्हारे आप अलग अलग करें, इसका विच्छेद थोड़ा करके देखें, तुम प्लस हारे। हम तो यानी सुन तो ही रहे हैं कि तुम्हारे, तुम हार गए, लेकिन क्या यह अर्थ यहां सही है? अर्थात यह ध्वनि प्रधान है। यहां ध्वनि के अनुसार तुम्हारे हम तुमको कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, इसलिए यहां जो है ध्वनि प्रधान हो गया है। और वर्ण प्रधान क्या है? अब जैसे मान लीजिए वर्ण प्रधान है चंचलता। यानी इस शब्द में जो है च की पुनरावृत्ति होने से यह वर्ण प्रधान हो गया है। क्योंकि जो शब्द की शक्ति है, मैंने पूर्व में भी आप लोगों को बताया था कि शब्द की तीन शक्ति है। शब्द की तीन शक्ति, यानी इसको
नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे भी बता रहे हैं कौन कौन सी 3 शक्तियां हैं। वह शब्द के मूलतः 2 रूप में आप देखें कि 2 रूप ही 2 ही भेद होते हैं शब्द के। ऐसे विभिन्न विद्वानों ने, जैसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने शब्द की जो परिभाषाएं बताई हैं, उस परिभाषा से इसका कितना बड़ा मेल है वो बताते हैं कि संस्कृत की अपनी अलग परिभाषा है और हिंदी की अपनी अलग परिभाषा है। हालांकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यही है कि वो जिस तरह से जितना हाथ बता रहे हैं हम लोगों को, वह पूर्णतः हमारे विद्वानों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम मुख्य रूप से जो अभी भी मैंने कहा कि शब्द के मूलतः 2 प्रकार होते हैं, एक ध्वन्यात्मक और दूसरा मैंने कहा वर्णात्मक। इसका ख्याल रखेंगे जरूर। शब्द के मूलतः 2 प्रकार हो गए। मूलतः मन होता है जहां से बीजारोपण हुआ है, जहां से वो वृक्ष का जो है प्रस्फुटन हुआ है, वहां मैं कह रहा हूं कि वहां से जो है शब्द के 2 भेद होते हैं, एक ध्वन्यात्मक और दूसरा वर्णात्मक। यानी सबसे पहले शब्द जो है ध्वनि के रूप में जो है विकसित हुआ, उसके बाद वह जो है फिर वर्ण के रूप में विकसित हुआ। और वर्ण जैसे जानते हैं ध्वनियों के मेल को, अब एक परिभाषा तो ये बन गई कि ध्वनियों के मेल से जो है शब्द का निर्माण होता है। दूसरा हो गया वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि शब्द की जो है 3 शक्ति होती है। शब्द की ओ शब्द की जो है 3 शक्ति, शब्द की 3 शक्तियां, शब्द की 3 शक्तियां हैं। पहला अभिधा, दूसरा व्यंजन और तीसरा है लक्षण। देखिए बाबू, यहां जो है आप लोगों को अभिधा, व्यंजना और लक्षण, ये 3 रूप में शब्द की शक्तियों को हम देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यदि ये शक्ति न रहे, यह शक्ति न रहे, तो हम इसे नहीं पहचान पाएंगे अभिधा क्या है, व्यंजना क्या है और लक्षणा क्या है। इसको समझने के लिए हम लोगों को दिमाग में रखना होगा कि जैसे मान लिया एक उदाहरण है, जैसे यथा, यथा एक उदाहरण है कि राम एक बैल है, बैल है। तो यहां जो हम अर्थ क्या लगाएंगे, क्या राम सही में एक बैल है? राम एक बैल नहीं है।